जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों। क्लास 12 के सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र के सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रिसेंट में आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। इवन आपका कोई भी एग्जाम हो सोशियोलॉजी का, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की इस एक ही वीडियो में आपकी जो पहली वाली किताब है बच्चों, भारतीय समाज यानी कि इंडियन सोसाइटी, इसका पूरा का पूरा सिलेबस एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, यानी कि वन शॉट रिवीजन करेंगे। ठीक है, और इस रिवीजन की वीडियो में इस किताब के हम हर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बच्चों डिस्कस करने वाले हैं जिसके आपके पेपर में आने के बहुत ज्यादा हाईली चांसेस है। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखना है, इससे आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो आपको मैं आपका सिलेबस बता देता हूं कि आपको पढ़ना क्या है। तो बुक 1 से आपका जो चैप्टर नंबर 1 है भारतीय समाज वाला, ये कटा हुआ है। और जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, सॉरी एक तरीके से 7 ही है, परियोजना कार्य सुझाव, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, चैप्टर 2 भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना आपको पढ़ना है। चैप्टर 3 सामाजिक संस्थाएं निरंतरता एवं परिवर्तन पढ़ना है। चैप्टर 5 सामाजिक असमानता विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप, ये पढ़ना है। और अध्याय 6 रहेगा आपका सांस्कृतिक विविधता की चुनौती, यानी टोटल आपको पहली किताब से मात्र ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं। सेकंड, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, बस ये पढ़ने। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ली हुई आपकी सपोर्टिंग मटेरियल और उन सभी को हर एक पार्ट को हम यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले। ठीक है, पहला चैप्टर क्या है? भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं, ये रही भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको क्या करूंगा कि क्वेश्चन मार्क भी करवाता चलूंगा और साथ ही साथ आपको समझाता चलूंगा। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है, तो आपको पता होना चाहिए कि जनसांख्यिकी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है ना, तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन ही जनसांख्यिकीय कहलाता है। ठीक है, समझ गए क्या होता है बेसिकली? यानी कि पर्टिकुलर इस एरिया में जो भी लोग ये रहते हैं, इनका एक सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना। ठीक है, इसी को जनसांख्यिकीय बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हर एक व्यक्ति के, हर एक एरिया के जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, कितने लोग आते हैं, लिंग के आधार पे कैसे जन्म होता है, क्या भेदभाव है, हर एक चीज का इसमें अध्ययन होता है। अब ये कई प्रकार की होती है, जैसे कि एक होती है आकारिक और एक होती है सामाजिक। सामाजिक आकारिक में क्या होता है? इसमें जनसंख्या के आकार का अध्ययन किया जाता है। और सामाजिक में क्या होता है? इसमें जनसंख्या जो उपलब्ध है उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्ष, हर एक पक्ष पे विचार किया जाता है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। देखिए, सीधा हम पॉइंट टू पॉइंट आंसर की बात करते चलेंगे। ओके, अब इसके बाद में आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता से पहले ही भारत में आप सभी को पता है कि 10 वर्षीय जनगणना स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, 1951 के बाद में अभी तक की 10 वर्षीय जो जनगणनाएं हैं, इसमें से 2011 में अभी हुई है, अभी 2021 में होने वाली थी, जो कि हो नहीं पाई अभी। ठीक है, अब तो खैर 23 भी आ चुका है। उसके बाद में जनसांख्यिकीय सिद्धांत आपको पढ़ के जाना है भाई, जिसमें आपको थॉमस रॉबर्ट माल्थस का सिद्धांत, वृद्धि का सिद्धांत, ये आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, जिसमें ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात से बढ़ती है। जैसे कि जनसंख्या जो है वो अपने इसको गुणा करती जाती है। जैसे कि तो पहले 2 व्यक्ति थे, अब 4 हो गए, 4 से 8 हो गए, 8 से 16, 16 से 32, यानी कि डबल होती चली जाती है। ठीक है, कृषि उत्पादन में जो वृद्धि है वो गणित के समानांतर होती है। जैसे कि 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 इस तरीके। उससे क्या होता है कि जैसे जनसंख्या वृद्धि होती है उस हिसाब से कृषि उत्पादन हो नहीं पाता है, जिससे कि कुछ निगेटिव स्थिति पर्यावरण में और जो समाज इसमें स्थापित हो जाती है। ठीक है, अब इसमें कई तरीके के अवरोध आ जाते हैं, प्राकृतिक निरोधनीय अवरोध हैं, कृत्रिम निरोध आ जाते हैं, ये चीजें आती हैं। ठीक है ना, इसको नियंत्रित करने के लिए माल्थस ने 2 प्रकार के प्रतिबंध बताए थे। ठीक है, माल्थस के सिद्धांत का विरोध कैसे किया जाता है? तो विरोध करने के लिए ये पॉइंट दिए जाते हैं। बाकी जनसांख्यिकीय संगठन सिद्धांत को आप पढ़ के जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, हाँ, सामान्य कल्पना व संकेतक, ये याद करके जाना। जन्म दर क्या होती है? तो पर्टिकुलर किसी एक एरिया में एक टाइम पीरियड, जैसे कि 2023 के अनुसार अगर हम देख लें तो कितने बच्चे जीवित हुए हैं प्रति 1000 व्यक्तियों पर, वो देखा जाए। जैसे अगर 1000 पुरुषों महिलाओं पर तकरीबन 990 जो है ये बच्चे पैदा हुए, तो हम कहेंगे कि ठीक है, अच्छी बात है। वही मृत्यु दर क्या होती है? किसी क्षेत्र में कितने प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृत्यु हुए हैं। जैसे कि 1000 व्यक्ति हैं तो 1000 व्यक्ति पर हर एक साल में कितने व्यक्ति मरे। जैसे 2023 में मान लेते हैं कि 100 मरे हैं। ठीक है ना, 100 मरे हैं, तो ये उसका दर हो जाएगा, कितनी हो गई, इस तरीके से। ठीक है ना, बाकी वे प्रतिस्थापन दर में आपको समझा चुका हूं अच्छे तरीके से। क्या होता है कि एक जनसंख्या पिरामिड में ना, या फिर एक संरचना कह सकते हैं, फिर पर्टिकुलर किसी ईयर में, जैसे 2023 की बात कर लेते हैं, तो इसमें जितने बूढ़े लोग मरे, ठीक है ना, उन्हीं बूढ़े लोगों की जो स्थिति है खाली स्थान भरने के लिए, जो नए नए बच्चे पैदा हुए वो आ जाते हैं। तो यानी कि
इक्वल हो जाती है जनसंख्या, इसको प्रतिस्थापन स्तर बोलते हैं, जो कि कहीं पे अधिक है, कहीं पे कम है, कहीं पे सामान्य है। जैसे कि केरल में जो है ये प्रजनन दर यहाँ पे जो है वो काफी नीचे है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा वगैरह अच्छी है। हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इसमें प्रजनन दर जो है वो काफी मतलब इक्वल है एक तरीके से, ठीक है। लेकिन बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पे प्रजनन दर काफी ज्यादा है, क्योंकि शिक्षा अच्छी तरीके से पहुंच ही नहीं पाई अभी तक, ये चीजें है। बाकी प्रजनन दर क्या होता है, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, लिंग अनुपात। लिंग अनुपात सिंपल सा मतलब है कि प्रति 1000 मेल्स पर जो फीमेल्स हैं, ठीक है ना, इनकी कितनी संख्या होती है, उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसमें आपने याद रखना है अकाल, ठीक है ना, अकाल। अच्छा, एक चीज ये याद रखे जाइएगा कि सोनोग्राम क्या होता है, इसको आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है बच्चों, ठीक है। अकाल की बात कर लेंगे तो अकाल सिंपल सी बात है, कई कारणों से बढ़ते हैं, ठीक है, जिनमें से एक ये था कि जिन इलाकों में खेती वर्षा पर निर्भर होती है, अगर वहां पे वर्षा नहीं होगी तो अकाल पड़ जाएगा, कुपोषण होगा, ठीक है। साथ ही साथ परिवहन और संचार के साधन जो है वो विकसित नहीं हो पाएंगे, तो ये भी रीजन बन जाता है, ठीक है। तो छोटे छोटे पॉइंट है, यहाँ पढ़ के जाइएगा। जनसांख्यिकीय लाभांश बहुत ही सिंपल सा है भाई, सिंपल सी बात क्या है कि ये दर्शाता है कि पर्टिकुलर किसी एरिया में, ठीक है ना, और किसी पीरियड में, जैसे 2023 की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनकी संख्या अगर ज्यादा है उनके मुकाबले जो उन पर आश्रित हैं, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे जनसांख्यिकीय लाभांश अच्छा होगा, ठीक है। जैसे भारत की बात कर लें तो भारत में जनसंख्या में काम करने वाले लोग कैसे होते हैं, 15 से 64 ईयर के, ठीक है, और ये काम करने वाले हैं, ठीक है। तो इनकी अगर संख्या प्लस में है, अधिक में है, वहीं 15 से कम और 64 से ज्यादा जो उम्र के व्यक्ति हैं, ये बेसिकली आश्रित होते हैं, इनकी जनसंख्या अगर अधिक होगी तो जनसंख्या लाभांश कम होगा, लेकिन काम करने वाली जनसंख्या अधिक होगी तो जनसंख्या लाभांश जो है वो अधिक होगा, ठीक है ना। बस ये चीजें यहाँ पे है, सिंपल सिंपल सा पॉइंट है, ओके। स्त्री पुरुष अनुपात आप सभी को पता ही है। बाकी हाँ, क्षेत्रीय आधार पर भारत में जो नीचा बाल स्त्री अनुपात है, ये क्यों पाया जाता है, तो निम्नतम बाल स्त्री अनुपात इसलिए पाया जाता है क्योंकि सबसे अधिक जो समृद्ध क्षेत्र है वहां पे, ठीक है, जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सभी अमीर राज्य हैं, और यहीं पर जो प्रति व्यक्ति आय है ये बहुत ऊंची है, लेकिन इन राज्यों में बाल स्त्री अनुपात बहुत ही कम होता है। क्यों भाई, क्योंकि ये चाहते हैं कि जब स्त्रियां ज्यादा होंगी, बच्चियां ज्यादा होंगी, लड़कियां ज्यादा होंगी, तो वो बोझ बनती हैं, इसीलिए कई बार यहाँ पे गर्भपात वगैरह किया जाता है, गरीबी, अज्ञान, संसाधन की कमी, और ऐस जो सामान्य स्वास्थ्य सेवा है वो भी आ जाती है, सिंपल है, कंप्लीट। उसके बाद में हकदारी, ये तो खैर छोटा पॉइंट है। फिर आपने याद रखना है ग्रामीण नगरीय विभिन्नताओं के बारे में, ठीक है, ग्रामीण नगरीय विभिन्नताएं क्या होती है इस संबंध में, और ये पॉइंट तो आप जरूर याद करके जाइएगा। राष्ट्रीय परिवार नियोजन नीति कार्यक्रम, ठीक है, ये आई कब थी, 1952 में। क्या क्या हुआ था इसके दौरान, जनसंख्या वृद्धि दर धीमा करना इसका अहम उद्देश्य था, जन स्वास्थ्य के मानक स्तरों में सुधार करना इसका उद्देश्य था, और साथ ही साथ लोगों में जागरूकता लाना भी इसका उद्देश्य था, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल जब लगाया गया था तो ये कुछ कुछ पार्ट हुए थे, ये देख लेना, ठीक है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपसे बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार बताइए स्त्री पुरुष अनुपात कितना है, तो प्रति 1000 मेल्स पर 990 फीमेल्स, ठीक है, ये स्त्री अनुपात है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, यूपी है, सबसे कम वाला सिक्किम है। सबसे अधिक जो मातृत्व मृत्यु दर है, जहाँ पे जो जब माता जो है वो बच्चे को जन्म दे रही है वो मर जाती है, ठीक है ना, तो ऐसा दर ज्यादा कहाँ पे है, यूपी में, और सबसे कम केरल में है, ठीक है। सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर कहाँ पे है, जहाँ पे महिला जो बेसिकली गर्भपात वगैरह किया जाता है, शिशु को मार दिया जाता है, वो एमपी है, और सबसे कम है मणिपुर। साक्षरता सबसे अधिक भारत में कितनी है, तो पुरुष की है 80.9, जबकि महिला की है 64.6। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। तो ये आपके बहुत सारे यहाँ पे एमसीक्यू बन सकते हैं, इन सभी को आप बहुत अच्छे तरीके से याद करके जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पे आपके एमसीक्यू आ गए थे, ठीक है, तो आपकी सपोर्ट मटेरियल में एमसीक्यू दिए हुए हैं, आप जाके देख लेना, ठीक है। जैसे कि जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत किसके द्वारा गढ़ा गया था, मोल्टस के द्वारा। भारत में जनगणना डैश वर्ष में शुरू हुई थी, 1881 में, ठीक है। और भी कुछ कुछ एमसीक्यूज हैं, आप इनको पढ़ के जाइएगा बच्चों, मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ। भारत पहला देश है जिसने डैश में अपनी जनसंख्या नीति की घोषणा की थी 1952 में। जबरन नसबंदी कब और किस सरकार में लागू की थी, आपातकाल, कांग्रेस, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, सभी को पता है इस बारे में, ठीक है। जनसांख्यिकी के दो प्रकार कौन से होते हैं, तो भाई सभी को पता है, एक आकारिक होता है, एक सामाजिक होता है। भारत में जनगणना का प्रयास सबसे पहले किसने दिया था, अंग्रेजों ने किया था भाई, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि में 3 चरण सिद्धांत साबित है, तो भाई इनमें से कौन सा है, जनसंख्या सिद्धांत में उपयोग, ठीक है। भारत विश्व में जनसंख्या के आधार पे दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिंपल सी बात है, यूपी आ जाता है, सबसे कम सिक्किम आ जाता है। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो कि आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
चलिए, अब यहाँ पे आएगा बच्चों हमारा चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर सेकंड इन द सेंस कि चैप्टर नंबर थर्ड, जो कि है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। अब इसमें आप चैप्टर जो आपका थर्ड है बंधु जाति वर्ग, चैप्टर थर्ड हिस्ट्री का, उसको थोड़े दिमाग में लाइएगा, ठीक है। पुराने टाइम के वेद वगैरह की यहाँ पे बात होने वाली, ठीक है। तो देखिए, भारतीय समाज में तीन प्रमुख संस्थाएं होती हैं, एक जाति, जनजाति और परिवार, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे पहले वर्ण की। तो वर्ण का अर्थ एक तरीके का रंग होता है। भारतीय समाज में चार वर्ण हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। क्षेत्रीय या फिर स्थानीय वर्गीकरण में इन्हें समझा जाता है। जाति, ये जो शब्द है, ये एक ऐसा शब्द है जिसमें किसी वंश किस्म को संबोधित करने के लिए किया जाता है, किसी वंश को, ठीक है। और इसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य भी शामिल होते हैं। इसीलिए वर्ण और जाति में कई अंतर पाए जाते हैं। जैसे पहले तो शब्दों में अंतर है, वर्ण जहाँ पे कर्म के आधार पर होते हैं, जाति जन्म के आधार पर होती है। वर्ण व्यवस्था थोड़ी लचीली भी हो सकती है, लेकिन जाति हमेशा कठोर रहती है। वर्णों की संख्या जहाँ पे मात्र 4 है, वहीं जातियों की संख्या यहाँ पे हजारों के आसपास होती है, लगभग 3000 के आसपास, ठीक है। ये चीजें हैं। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे समझना है कि जाति की सामान्य विशेषताएं क्या होती है। तो सभी को पता है जाति जन्म से निर्धारित होती है। जाति में विवाह संबंधी जो कठोर नियम है वो आ जाते हैं, जिसमें अपने जो हदें हैं जाति के, उसके अंदर ही विवाह करना, नियम वगैरह लागू किए जाते हैं, ठीक है। जाति अपने सदस्यों पर खान पान संबंधी नियम भी लागू करती है कि हम आप हमारी जाति के हैं तो इस हिसाब से आपको ये खाना खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, इसके साथ बैठ के नहीं खाना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, ये चीजें आती हैं। जाति जो है वो एक खंडात्मक संगठन है, अर्थात जातियों में भी छोटी छोटी उपजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। ये चीजें आती हैं। जाति अधिगम पर आधारित व्यवस्था है और जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति को एक निर्धारित स्थान भी मिला हुआ है, ठीक है। जाति व्यवस्था के दो सामोच्च सिद्धांतों के मिश्रण के रूप में देखा जा सकता है, एक भिन्नता व अलगाववाद, ठीक है, संपूर्णता व अधिगम स्तरीय, ठीक है। अब यहाँ पे बारी आती है कि उपनिवेशवाद एवं जाति व्यवस्था। ये तो सिंपल सा बात है कि जब भारत पर अंग्रेज शासन कर रहे थे उस समय की बात, आप समझते होंगे इसको, ठीक है। लेकिन जो वर्तमान में जाति का समकालीन स्वरूप ये कैसा है कि आज आजाद भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन हुए, जिनमें दलितों को संगठित किया गया, ज्योतिबा फुले, पेरियार, बाबा अम्बेडकर, ये सभी अग्रणी हैं। इसके माध्यम से क्या पता चलता है कि वर्तमान में जो भी दलित है, अल्पसंख्यक है, जाति है, जनजाति है, ठीक है, इन सभी के विकास के लिए हमेशा काम किए जाते रहे, ठीक है। ये चीजें हैं। आपसे प्रबल जाति के बारे में पूछा जा सकता है, भाई क्या होता है? तो वह जाति जिसकी जनसंख्या बड़ी होती है और ये भूमि के अधिकार होते हैं, जिनके पास में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति प्रबल होते हैं, इनको प्रबल जाति बोले जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली जैसे लोग रहते हैं, ठीक है, उनसे ज्यादा इनकी जनसंख्या हो, इनके पास भूमि के अधिकार होते हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से ये प्रबल होते हैं, इनको बोलते हैं, ठीक है। बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश में बिहार और उत्तर प्रदेश में यादव, कर्नाटक के वोकलिंग, इस तरीके से ये प्रबल जातियों के कुछ उदाहरण है, ठीक है ना, सिंपल सिंपल। उसके बाद जाति और जनजाति में अंतर क्या होता है? देखिए, जाति जो है ये बेसिकली शुद्धता और शुद्धता की धारणा पर आधारित है, लेकिन जनजाति ये नातेदारी पर आधारित सामाजिक संगठन। जाति में धर्म में विश्वास, लिखित धर्म ग्रंथ ये होते हैं, लेकिन जनजाति में कोई धर्म ग्रंथ नहीं होता है। जाति एक अधिक्रमिक संगठन है, जबकि जनजाति एक समतावादी संगठन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट आ जाते हैं, जैसे कि जातियों के वर्गीकरण तो स्थायी विशेषण के आधार पे 3 में होता है, भाषा के आधार पे किया जा सकता है, और अद्यत विशेषण, ठीक है। उसके बाद में है राष्ट्रीय विकास बनाम जातीय विकास। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है भाई, 6 नंबर का है आपका ये, आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। इसको आप रेडी करके जाइएगा अपनी तरफ से और अच्छे तरीके से याद करके जाइएगा, इस क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद में यहाँ पे ध्यान से समझो, परिवार जो है ये क्या होता है, बेसिकली ये सदस्यों का एक समूह जो कि रक्त, विवाह और गोत्र संबंधों पर नातेदारी से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब ये बेसिकली कई तरीके से डिवाइड होता है, जैसे कि एक होते हैं निवास स्थान के आधार पे, जैसे पितृ स्थानीय परिवार, ये बेसिकली नव विवाहित जोड़ा वर के माता पिता के साथ में जोड़ा जाता है। वहीं मातृ स्थानीय परिवार जिसमें नव विवाहित जोड़ा वधु के माता पिता के साथ रहता है। दो तरीका, एक तो जिसमें शादी करके लड़की अपने पति घर जाती है, एक ऐसा जो पद्धति तो जिसमें शादी करके लड़का अपनी बीवी घर पे रहने के लिए आता है, तो निवास स्थान के आधार पे होता है। एक होता है वंश के आधार पे, पितृवंशीय आधार यानी कि जायदाद, यानी कि वंश जहाँ पे पिता से पुत्र को मिलता है वहां पे रहता है। एक होता है मातृवंशीय, जहाँ पे जायदाद जो है यानी कि वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है, माँ से फिर बेटी को मिलती है, उसको बोलते हैं। सत्ता के आधार पे पितृसत्तात्मक, जिसमें पुरुषों की सत्ता का प्रभुत्व होता है, मातृसत्तात्मक जहाँ पे स्त्रियां समान प्रभुत्वकारी भूमिका निभाती है, जैसे कि हमने हिस्ट्री में देखा था वो गौतमी पुत्री सातकर्णी थी, ठीक है ना, ये आया था बेसिकली। तो सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट है इसके बारे में भी, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आएगी बात हमारी नातेदारी क्या होती है।
तो नातेदारी देखो, नातेदारी रिश्ता में समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त भी संबंध आते हैं जो अनुमानित और रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं, जैसे चाचा मामा, ये सभी दो प्रकार की होती है। एक विवाह मूलक, जैसे साला साली, सास ससुर, देवर भाभी, ये बनते हैं। रक्त मूलक नातेदारी जिसमें माता पिता भाई बहन ये सभी शामिल होते हैं, इनको रक्त मूलक बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका ये भी, तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए 15 मिनट में 2 चैप्टर हमने समझ लिए। ठीक है, हालांकि मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, तो इसे थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि जल्दी करवा रहे हैं सर जी, तो जल्दी इसलिए क्योंकि टाइम बहुत कम है, आपको रिवीजन करना है काफी जल्दी से। ठीक है, चलिए अब कुछ एमसीक्यू आपको करवा देता हूँ, जैसे कि सांस्कृतिकरण और प्रबल जाति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी भाई, तो एम श्रीनिवास। जाति के कठोर नियम क्या है, तो विवाह, खान पान, व्यवसाय सभी आ जाते हैं। जाति में जाति दर्शन जाति होती है तो जन्म से। प्रबल जाति का उदाहरण क्या है, तो जाट, यादव, पाटीदार, सभी उदाहरण। महात्मा गांधी जी डैश दोनों ने ही, यानी कि बाबा अम्बेडकर साहब ने 1920 के दशक में अस्पृश्यता के विरोध में आंदोलन किए थे। ठीक है, जो जाति प्राचीन भारतीय समाज संस्कृति ये कैसी है, ये प्राचीन है। समाज और 4 वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय व शूद्र क्या कहलाते हैं, इसको वर्ण व्यवस्था बोलते हैं। वर्ण विभाजन में कौन से शामिल नहीं होते थे, तो सभी शामिल नहीं होते थे। ठीक है, निम्न में से कौन सा वर्गीकरण क्षेत्रीय है, तो यहाँ पे जाति के आधार पर वर्गीकरण क्षेत्रीय होता है। ठीक है, जाति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो जातियों को बदला जा सकता है, ये कथन। ठीक है, और भी यहाँ पे आ जाते हैं एक आधा पॉइंट, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और भी फिर यहाँ पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ जाते हैं, वो आप इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे निम्न में से कौन देश में बालिकाओं के लिए बने पहले विद्यालय की पहली प्रधान अध्यापक थी, तो कौन थी भाई, सावित्रीबाई फुले। आपने ये 11th की हिस्ट्री में पढ़ा होगा, चैप्टर 5, वो जो था सावित्रीबाई फुले वाला। ठीक है, किस भारत सरकार अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति शब्द अस्तित्व में आए थे, तो सभी को बताया 1930। ठीक है, अस्पृश्य या फिर अछूत जातियों को किस वर्ग में रखा जाता है, तो अनुसूचित जाति में रखा जाता है। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा किसने दिया था, श्री नारायण गुरु ने। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ एमसीक्यू इनको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अपने अगले चैप्टर की, चैप्टर नंबर 5 है बच्चों। ठीक है, सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। ठीक है, जिसमें अस्पृश्यता के आयाम पढ़ेंगे, अपवर्जन, बहिष्कार, अनादर यानी कि अधीनता सूचक, और शोषण। ठीक है, अन्य संगठनों के द्वारा उठाए गए कदम अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए वही आ जाएंगे। सामाजिक विषमताएं, जैसे कि अब ना इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ओके, ये आपको दिख रहा होगा ना कि काफी मतलब ऐसे दे रखा है, नहीं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ये। देखिए आपसे पूछा जाए अगर कि सामाजिक विषमताएं सामाजिक कैसे होती हैं, क्यों होती है सामाजिक विषमताएं सामाजिक, क्योंकि ये व्यक्ति नहीं बल्कि समूह से संबंधित होती है, समाज में जो भी हमारे साथ में भेदभाव किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये आर्थिक नहीं होते, इनका कोई अर्थ नहीं होते, संविधान वगैरह में ये दिए नहीं जाते हैं। ठीक है, व्यवस्थित एवं संरचनात्मक होते हैं, जो कि समाज के द्वारा जन्म दिया जाता है। अब ये जो सामाजिक विषमता ये फैलती क्यों है, क्योंकि लोगों के अंदर पूर्वाग्रह है, ठीक है ना, जो पुरानी परंपरा चली आ रही है ना वो बनी रहती है, लोड़ी धारणाएं आती हैं, भेदभाव इनके मन में चला आता रहता है, तो इसलिए फैलता है। ठीक है, उसके बाद में कि एक सेकेंड, अब यहाँ पे आ जाइए कि सामाजिक स्थिरीकरण व इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो सामाजिक स्थिरीकरण की विशेषता है कि व्यक्तियों के बीच की विभिन्नता का प्रकार ही नहीं बल्कि समाज की एक विशेषता है ये। ठीक है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है, विश्वास और विचारधारा द्वारा समर्थन किया जाता है, ये चीजें होती है। सामाजिक रूप से संसाधन क्या कितने प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आर्थिक पूंजी, एक सांस्कृतिक और एक सामाजिक पूंजी, 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, अस्पृश्यता के आयाम 3 होते हैं, बता दिए हैं। अब अस्पृश्यता के भेद को मिटाने के लिए राज्य ने कौन कौन से कदम उठाए, भाई राज्य ने आरक्षण का प्रावधान किया। ठीक है, जिससे कि लोगों को आरक्षण मिले, विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व दिया, जाति नियोग्यता समाप्ति अधिनियम लाए 1850 में, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम लाए 1955 में, नागरिक अधिकार संरक्षण कानून लाए 1976 में, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम लाए 1989 में, संविधान संशोधन 93 संशोधन अधिनियम लाया 2005 में, जिससे लोगों को जो भेदभाव मिटाने के लिए राजद्रोह के द्वारा ये कदम उठाए गए थे। तो सिंपल सिंपल से हैं, ठीक है ना। अब इसमें से ना आपके बहुत से एमसीक्यू बन सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जाति नियोक्ता समाप्ति अधिनियम कब आया, 1850 में, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब आया, 1955 में। तो ऐसे ऐसे आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग ये ऐसे होते हैं जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई जातियां होती हैं। जाति सोपान में नीचा स्थान प्राप्त कर लेना प्राप्त होता है इन्हें, लेकिन अस्पृश्यता नहीं। काका कालेकर कमीशन सबसे पहला था अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, मंडल आयोग सेकंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग था। ठीक है ना, इनके अध्यक्षता में ये लागू किए गए। बाकी जो स्त्रियों के प्रति जो असमानता वगैरह है, ठीक है, स्त्रियों में जो समानता अधिकार के लिए संघर्ष है वो क्या क्या किए गए हैं। तो इसमें भाई पुरुषों एवं स्त्रियों में असमानता जो थी, जो असमानता सामाजिक में व्याप्त थी, वो संघर्ष है। ठीक है, सार्वजनिक शक्तियां
शक्ति संपन्न पदों पर स्त्रियों की संख्या कम है, ये संघर्ष है। और भी कुछ-कुछ बातें आ जाती हैं, तो ये देख सकते हैं आप। प्रमुख समाज सुधारक हुए हैं जैसे कि राजा राममोहन राय, एनजी रनाडे, ज्योतिबा फुले, सर सैयद अहमद खान, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है ना? और भी कुछ यहाँ पे पॉइंट हैं। स्वतंत्र भारत के बाद में महिलाओं में समान चुनौतियाँ क्या होती हैं? तो भाई घरेलू हिंसा होती है महिलाओं के साथ में, लैंगिक उत्पाद की नई चुनौतियाँ सामने आती हैं, ठीक है? दहेज, हत्या, गुणवत्ता परक शिक्षा की कमी, ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है? तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है। आ जाइए, सामाजिक विषमता का क्या मतलब होता है? जब समाज के एक बड़े समूह के द्वारा छोटे समूह का तिरस्कार किया जाए, उसको बोलते हैं। ठीक है? सामाजिक बहिष्कार इसलिए होते हैं क्योंकि ये व्यक्ति ये व्यक्ति से नहीं समूह से संबंधित है इसलिए। ठीक है? 3 तरीके के होते हैं संसाधन, एक आर्थिक पूंजी जिसमें भौतिक संपत्ति एवं आय के रूप हो, सांस्कृतिक पूंजी प्रतिष्ठा और शैक्षणिक योग्यता के रूप में हो, सामाजिक पूंजी सामाजिक संगतियों व संपर्कों के जाल के रूप में होते हैं। ऐसा होता है। ठीक है? फिर सामाजिक एकीकरण की बात आ जाती है भाई, सामाजिक का एकीकरण कैसे किया जाता है? 3 मुख्य सिद्धांत होते हैं कि सामाजिक स्थिरीकरण व्यक्तियों के बीच में विभिन्नता का प्रकार नहीं बल्कि समाज विशिष्टता होनी चाहिए। सामाजिक स्थिरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहना चाहिए। ठीक है ना? ये चीजें। समाज में स्त्रियों के प्रति क्या-क्या पूर्वाग्रह होते हैं? तो पहला पूर्वाग्रह होता है कि एक समूह के सदस्यों के द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व विकल्प विचार या विश्वास को पूर्वाग्रह बोलते हैं। ठीक है ना? रूढ़ि धाराएं क्या होती हैं? तो ये रूढ़ि धाराएं होती है और ये भेदभाव। सामाजिक बहिष्कार क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, समाज में बड़े समूह के द्वारा छोटे समूह का तिरस्कार करना। जाति व्यवस्था बड़े ध्यान से समझो। जाति जन्म से निर्धारित होती है, ना कि उस मनुष्य की स्थिति से। जाति व्यवस्था व्यक्तियों का व्यवसाय निर्धारित करती है। सामाजिक व आर्थिक प्रतिस्थिति जाति के अनुरूप होती है। यह एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था है। जाति सामाजिक स्थिति को निर्धारित करती है। जाति के आधार पे स्त्रीकरण भारतीय समाज का हिस्सा है। यह शुद्धता एवं अशुद्धता के आधार पे विभाज्य किया जाता है। ठीक है? तो ये जाति के सिंपल से व्यवस्था है। अरे सर इतनी जल्दी? देखो, जाति जन्म से निर्धारित होती है, ना कि मनुष्य की स्थिति से। जाति व्यवस्था में व्यक्तियों का व्यवसाय निर्धारित करती है जाति। ठीक है? सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियां जाति के अनुरूप ही होती हैं। भेदभाव व्यवस्था के अनुसार होता है। स्थिति निर्धारित हो जाती है, समाज का हिस्सा है और शुद्धता अशुद्धता के आधार पर विभाजित होता है। ठीक है? अस्पृश्यता क्या होती है? तो आम बोलचाल में हम इसे छुआछूत कहते हैं। बेसिकली धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता अशुद्धता के पैमाने पर नीची माने वाली जातियों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक दंडों का विधान होता है। इसको अस्पृश्यता बोलते हैं और बड़े लोग उनका तिरस्कार करते हैं। ठीक है? अस्पृश्यता शब्द का प्रयोग ऐसे लोगों के लिए किया जाता है जिन्हें अपवित्र, गंदा, अशुद्ध माना जाता है। ठीक है? जैसे गांधी जी ने इन लोगों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया था, किंतु आजकल दलित शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है? दलित शब्द का अर्थ होता है पैरों से कुचला हुआ। भारतीय संविधान में 1956 के अनुसार अस्पृश्यता को निषेध कर दिया गया था। ठीक है? 3 आयाम होते हैं अस्पृश्यता के। एक होता है आव्रजन यानी कि बहिष्कार, जिसमें कोई भी बड़ा जाति का लोग अपने आस-पास के किसी भी धार्मिक समारोह में, उत्सव में, ठीक है? या फिर ढोल नगाड़े बजाने वगैरह में पानी वगैरह नहीं देते हैं, उनका बहिष्कार करते हैं। ठीक है? इसको बोलते हैं अपवंजन। अनादर यानी कि अधीनता सूचक, जिसमें क्या होता है कि जब भी कोई छोटी जाति का बंदा जो है व्यक्ति बड़ी जाति के सामने आएगा, तो अपनी टोपी या पगड़ी उतार लेगा, जूते को उतार के हाथ में लेके जाएगा। ठीक है? सिर झुकाकर जाएगा, साफ या चमचमाते कपड़े नहीं पहन सकता। ठीक है? शोषण व आश्रितता आ जाती है, जिसमें बेसिकली किसी जमींदार के द्वारा ज़्यादा कर दिया जाता है, पैसा दे दिया जाता है, उधार दे देते हैं, वो चुका नहीं पाते हैं, बस फिर उनका होने लगता है। ये चीज़ें होती हैं। जातियों व जनजातियों के प्रति भेदभाव को मिटाने के लिए राज्य के द्वारा कई कदम उठाए गए, जैसे कि अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए राज्य व केंद्रीय विधानमंडल में आरक्षण दिया गया उन्हें, सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया, अस्पृश्यता अपराध 1955 में ये लागू कर दिया गया। साथ ही साथ 1850 में जातीय निर्योग्यता निवारण अधिनियम लाया गया और एक आधे पॉइंट आते हैं, अनुच्छेद 17 आ जाता है ये। गैर सरकारी प्रयास हुए थे, जैसे कि भारत की आजादी से पहले ज्योतिबा फुले, पेरियार, सर सैयद अहमद खान, इन सभी ने किए थे। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, कर्नाटक में दलित संघर्ष समिति, ये सभी और भी काम को अंजाम दे रहे हैं। ठीक है? कुछ सामाजिक सुधार कार्यक्रम हुए, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले द्वारा, ब्राह्मण समाज राजा राममोहन राय द्वारा, आर्य समाज दयानंद सरस्वती द्वारा, ये चीजें। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे तो बेसिकली सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों के वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। इनमें सेवा करने वाले शिल्पी जातियों के लोग भी शामिल होते हैं। अब क्या क्या पॉइंट है इसके बारे में ध्यान से समझो। इन वर्गों की प्रमुख विशेषता सांस्कृतिक शिक्षा एवं सामाजिक दृष्टि से इनका पिछड़ापन है। ये वर्ग ना तो उच्च जाति में आते हैं, ना ही तो निम्न जाति। काका कालेकर की अध्यक्षता में सबसे पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1953 में सरकार को सौंपी थी। 1979 में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग वीपी मंडल आयोग, जो कि नाम ही था उनका वीपी मंडल, इसी के नाम पे नाम इस आयोग का नाम पड़ गया था, वो इन्होंने सौंपा। ठीक है? ओके, इनके एक शब्द का उपयोग किया जाता है क्रीमी लेयर। ठीक है? जो कि एक मलाइदार तबका होता है जो ऊपर के बात आती है। ठीक है? भारत में जनजातीय जीवन काफी
अच्छा है या नहीं उसके बारे में। आदिवासियों की समस्याओं के मुद्दे होते हैं कि भाई राष्ट्रीय वन नीति बनाम आदिवासी विस्थापन हो रहा है, ये गलत है। आदिवासी क्षेत्र में सघन औद्योगिकरण की नीति अपनाई जा रही है, ये गलत है। आदिवासियों में सजातीय राजनीतिक जागरूकता के दर्शन हो रही है, ये भी गलत है। ये चीजें आती हैं। बाकी स्त्रियों के अधिकारों व उनकी स्थिति के लिए 1960 में सुधार आंदोलन हुए थे, तो ये चीजें आ जाती हैं। आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। सिंपल सिंपल से पॉइंट है, जैसे स्त्री पुरुष में असमानता सामाजिक नहीं बल्कि प्राकृतिक है। यदि स्त्री पुरुष प्राकृतिक आधार पे असमान है, तो क्यों कुछ महिलाएं समाज के शीर्ष पर हैं तो कुछ महिलाएं नीचे हैं। दुनिया देश में ऐसे भी समाज हैं जहां परिवारों में महिलाएं भी सत्ता में व्याप्त हैं, जैसे केरल के नायर परिवारों में मेघालय की खासी जनजाति, ये सभी यहाँ पे महिला को भी अधिकार दिया गया, लेकिन कहीं पे ऐसा है नहीं। राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा बाल विवाह का विरोध किया गया था, विधवा को समर्थन दिया गया था। ज्योतिबा फुले ने जातीय लैंगिक अत्याचार के विरोध में आंदोलन किया था। सर सैयद अहमद अहमद खान ने इस्लाम में सामाजिक सुधारों के लिए लड़कियों के स्कूल जाना तथा कॉलेज खोले। दयाराम सरस्वती ने नारियों की शिक्षा में योगदान दिया था। ये कुछ कुछ पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे रानाडे ने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया था। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष की तुलना लिखी, जिसमें गलत तरीके से पुरुषों को ऊंचा दर्जा देने की बात कही। बिक्रम रुकैया हुसैन ने सुल्तानाज ड्रीम नामक पुस्तक लिखी, जिसमें हर लिंग को बराबर अधिकार देने पर चर्चा हुई। और एक आधे पॉइंट आपके ये आ जाते हैं। 10वां है अक्षमता यानी कि विकलांगता। बेसिकली जो शारीरिक मानसिक रूप से बाधित व्यक्ति हैं उन्हें अक्षम कहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वे समाज की रीति सोच के अनुसार जरूरत को पूरा नहीं कर पाते। ठीक है। नियोग्यता अक्षमता के एक जैविक कमजोरी ने माना जाता है। जब किसी अक्षम व्यक्ति के समक्ष कई समस्याएं खड़ी होती हैं, तो यह मान लिया जाता है कि ये समस्या उनकी बाधा कमजोरी के कारण उत्पन्न होती है। बाकी एक आधे पॉइंट आप इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आपके कुछ एमसीक्यू वगैरह हैं, उनको एक और मैं आपको बता देता हूँ, आप पढ़ने लेना। ठीक है ना। जैसे सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों को क्या कहा जाता है? अन्य पिछड़ा वर्ग। अस्पृश्यता के आयाम क्या है? तो सभी को पता है, अविभाजन, बहिष्कार, अनादर, शोषण सभी आ जाते हैं। किसके द्वारा जातीय व लैंगिक अत्याचारों के विरोध में आंदोलन किया गया था? ज्योतिबा फुले के द्वारा। इनकी अध्यक्षता में सबसे पहला पिछड़ा वर्ग आयोग संगठित किया गया था, काका कालेकर। जातियों व जनजातियों के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए राज्य के द्वारा उठाए गए कदम कौन से थे भाई? तो आरक्षण और कानूनों के द्वारा उठाए गए थे। ठीक है। भारतीय समाज में विभिन्न धार्मिक अल्पसंख्यकों को कौन सा समुदाय सबसे छोटा होता है? तो पारसी है। किस संविधान अनुच्छेद में अस्पृश्यता निवारण का अधिनियम है? अनुच्छेद 17 में। अनुसूचित जाति को पहले निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था? आदिवासी, जंगली जाति, वन जाति सभी से पुकारा जाता था। ठीक है। भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण के बुनियादी आधार क्या है? जाति। सामाजिक संसाधनों तक पहुंच आसान क्या कहलाती है? सामाजिक विषमता। और एक आधे पॉइंट है वो आप इजीली देख सकते हैं। अमीर लोग क्या नहीं करते? तो खुदाई करेंगे, पत्थर तोड़ेंगे, भारी भारी उठाएंगे, बिल्कुल नहीं करते। बस ये सिंपल आती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज जो सुनी सुनाई बात पर किसी व्यक्ति के बारे में कोई धारणा नहीं बना लेनी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? पूर्वाग्रह। ठीक है ना। हमें सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना। ठीक है। राजपूत एक बहादुर कौम है। ये लोक विश्वास किस धारणा को प्रकट करता है? रूढ़ धारणा। ठीक है। चलिए, वन ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस वीडियो, दैट इज कि सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां। सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां। ठीक है। आइए एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। हम सीधा पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट यहाँ पे शुरू होगा भाई, सामुदायिक पहचान का महत्व। ठीक है। तो सामुदायिक पहचान का महत्व क्या होता है, आप यहाँ से पढ़िए। ठीक है। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है राष्ट्र की व्याख्या करना सरल है और परिभाषित करना। व्याख्या तो आप कर सकते हैं। जैसे राज्य की अगर बात करें तो राज्य एक ऐसा क्षेत्रीय समुदाय है जो प्रभुता संपन्न सरकार के द्वारा नियमित होते हैं और बाहरी नियंत्रण से मुक्त होते हैं। राष्ट्र जो है, राज्य एक बड़े स्तर पर एक समुदाय होता है जो कि एक ही राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत स्वेच्छा से रहने को प्रयत्न करता है। नैतिक भावनाओं के शक्तिशाली सूत्रों में ये बंधा हुआ होता है, इसीलिए इसे राष्ट्र बोलते हैं। ओके। राज्य की बात आएगी तो भाई ये एक मतलब राष्ट्र और राज्य दोनों की बात आएंगी, तो ये एक प्रकार का राज्य जिसमें आधुनिक जगत की विशेषता होती है और एक सरकार की एक ही निश्चित क्षेत्र पर संपर्क शक्ति होती है। ये चीज देखो, राष्ट्र जो है ये एक अनूठे किस्म का समुदाय होता है जिसका वर्णन तो आसान है लेकिन इसे परिभाषित करना कठिन है। क्यों? हम ऐसे अनेक विशिष्ट राष्ट्रों का वर्णन कर सकते हैं जिनकी स्थापना साझे धर्म, विश्वास, इतिहास और क्षेत्रीय संस्कृति जैसे कि साझी संस्कृति, ऐतिहासिक, राजनीतिक संसाधनों के आधार पर की गई हो। उदाहरण के लिए ऐसे बहुत से राष्ट्र हैं जिनकी अपनी एक साझा या फिर समन्वय भाषा, धर्म, जाति आदि नहीं है। दूसरी ओर ऐसे अनेक भाषा, धर्म, जाति, जाति हैं जो कई राष्ट्रों में पाई जाती हैं, लेकिन इससे ये निष्कर्ष नहीं निकलता है कि सभी मिलकर एक एकीकृत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए सभी अंग्रेजी भाषी लोगों को सभी बौद्ध धर्मावलंबी नहीं कह सकते। ये चीजें, ये पार्ट आता है।
और भी आप यहाँ पे चाहो तो एक आधा पॉइंट आप अपनी तरफ से पढ़ सकते हो जो दिया गया है, बाकी थोड़ा और पॉइंट तो वो मैंने आपको समझा दिया। हाँ, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, पढ़ के जाइएगा। ठीक है। भारतीय संबंध में क्षेत्रवाद का मतलब बताइएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन है भाई। तो भारत में क्षेत्रवाद भारत की भाषाओं, संस्कृतियों, जनजातियों और धार्मिक विविधता के कारण पाया जाता है। इसमें विशेष पहचान, चिन्हकों के भौगोलिक संकेंद्रण कारण भी प्रोत्साहन मिलता है इससे। ठीक है। क्षेत्रीय वचन का भाव अग्नि में घी का काम करता है क्षेत्रीय आधार पर। ठीक है ना। भारतीय संविधान में इन क्षेत्रीय भावुकताओं को समायोजित करने वाला एक साधन है। क्षेत्रीय भाषा पर आधारित होता है क्षेत्रवाद जो है भारत का, ये भाषा पर आधारित होता है। जैसे पुराना बंबई राज्य मराठी, गुजराती, कन्नड़ एवं कोंकणी बोलने वाले लोगों का बहुभाषी राज्य है। कौन सा? पुराना बंबई राज्य। ठीक है। मद्रास राज्य तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इन सभी को बोलने वाला राज्य है। ठीक है। क्षेत्रवाद कई बार धर्म पर भी आधारित होता है। क्षेत्रवाद जनजातीय पहचान पर भी आधारित होता है। जैसे 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरांचल जनजातीय पहचान पर आधारित है। ठीक है। इन सभी तत्वों के आधार पर बोला जा सकता है कि भारत में क्षेत्रवाद इस तरीके से कैसे फैला हुआ है। ठीक है। चलिए, अल्पसंख्यक का समाज शास्त्रीय अर्थ वह समूह जो धर्म जाति की दृष्टि से संख्या में कम हो, जैसे कि सिख, मुस्लिम, जैन, पारसी, बौद्ध, इनको अल्पसंख्यक या समाजशास्त्र का अर्थ हो। ठीक है। अल्पसंख्यकों को समूह की धारणा का समाजशास्त्र में व्यापक रूप से प्रयोग किया है। तो हम सिर्फ एक संख्यात्मक विशिष्टता के अलावा और अधिक महत्व है इसमें आमतौर पर असुविधा या हानि का कुछ भाव निहित है। अतः विशेष अधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक जैसे अत्यंत धनवान लोगों को आमतौर पर अल्पसंख्यक कहा जाता है, नहीं कहा जा सकता। बेसिकली अल्पसंख्यकों को संवैधानिक संरक्षण क्यों देना चाहिए? क्योंकि बहुसंख्यक वर्ग के जनसांख्यिकीय प्रवृत्ति के कारण धार्मिक व सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है, जिससे कि वो अपना धार्मिक और सांस्कृतिक जो विकास है, राजनीतिक विकास आसानी से कर सके। कुछ समस्याएं आती है अल्पसंख्यकों की: सामाजिक स्थिति पे लड़ना, अलाभकारी स्थिति, समाज से कटे हुए होते हैं, पूर्वाग्रह रोड़ी धारियां फैली होती हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से अलाभकारी स्थिति होती है, राजनीतिक दृष्टि से कमजोर होती है। इसीलिए अल्पसंख्यकों की रक्षा विविधता पर भारतीय संविधान का क्या महत्व है? तो अनुच्छेद 29 आ जाता है, जिसमें कहा जाता है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाषा के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा है, लिपि या संस्कृति है और उसकी जनसंख्या कम है, तो उसको बनाए रखने का उसे अधिकार है। राज्य के द्वारा पोषित या फिर राज्य निश्चित सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश में किसी भी व्यक्ति के साथ में, नागरिक के साथ में धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा आदि, रंग, क्षेत्र, किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसे वंचित नहीं रखा। अनुच्छेद 30 आ जाता है, जिसमें कहा जाता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्ग चाहें तो अपनी रुचि शिक्षा के अनुसार अपने संस्थान भी खोल सकते हैं, लेकिन हाँ, वो राज्य से अनुदान की उम्मीद ना रखें। ठीक है। सांप्रदायिकता सभी को पता है, रोजमर्रा की भाषा में हम सांप्रदायिक अर्थ क्या होता है कि धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद, जिसमें आपस में ही एक दूसरे की अवृत्ति होती है, जिसमें हम मानते हैं कि हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म श्रेष्ठ नहीं है, हम उसे और इसी तरीके से जो है बेसिकली एक श्रेष्ठता का भाव आ जाता है अपने अपने धर्म को लेकर, उसको बोलते हैं बेसिकली। सांप्रदायिकता एक आक्रामक राजनीतिक विचारधारा है जो धर्म से जुड़ी होती है। सांप्रदायिक राजनीति से सरोकार रखती है, धर्म से नहीं। ठीक है ना। भारत में सांप्रदायिकता तनाव फैलते हैं जो चिंता का विषय बना हुआ है। इसे इसमें लूटा जाता है, तत्कर होता है, मारा जाता है, काटा जाता है। जैसे 1984 में सिख दंगों के साथ में दंगे हुए थे। 2002 में गुजरात में मुसलमानों के साथ में हुआ था। कुछ उदाहरण लिया जाते हैं। ठीक है। ये सांप्रदायिकता कहलाती है। धर्मनिरपेक्षता की बात आ जाती है तो पश्चिमी नजरिए के अनुसार धर्मनिरपेक्षता ये होती है कि जो चर्च यानी कि धर्म होता है पश्चिम में और जो राज्य होता है ये अलग रहेंगे। ठीक है। धर्म सत्ता के मामले में और सत्ता धर्म के मामले में कभी हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन भारतीय संदर्भ में क्या है धर्मनिरपेक्षता का मतलब? भारतीय संबंध में भारत का अपना कोई एक पर्टिकुलर धर्म नहीं होगा। ठीक है। ना ही तो भारत राजकीय धर्म में, मतलब भारतीय सरकार धर्म के संबंध में, नहीं तो धर्म भारत सरकार के संबंध में कोई हस्तक्षेप करेगा। लेकिन जब बात आएगी भारत की शांति, सुरक्षा, इसकी और विकास की, तो हमें हस्तक्षेप करेगा। ये चीजें। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सत्तावादी राज्य क्या होता है भाई? सत्तावादी एक ऐसा राज्य होता है जो लोकतंत्रात्मक राज्य के विपरीत होता है। कैसे? क्योंकि देखो, सत्तावादी जैसे लोकतंत्र राज्य होता है जिसमें लोगों की आवाज सुनी जाती है, इनके पास शक्ति होती है, प्रधानमंत्री के पास में तो संसद की उत्तरदायी होती है। लेकिन सत्तावादी में क्या होता है, इसमें लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती और जिनके पास शक्ति होती है वे उत्तरदायी नहीं होते हैं। ठीक है। सत्तावादी राज्य अक्सर भाषा की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सत्ता के दुरुपयोग के संरक्षण अधिकार की विधि की अपेक्षित प्रक्रियाओं को आधिकारिक जैसे अनेक प्रकार के नागरिक स्वतंत्रता को अक्सर सीमित समाप्त कर देते हैं। ठीक है ना। जैसे
प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया, लोगों का विरोध की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया। जैसे हमने यूसुफ के बारे में सुना था ना, वहाँ पे एक ही पार्टी का शासन था, ठीक है, जो कि किसी भी प्रतिबंध लगा देती, कुछ भी करती थी, अपने अधिकारों का, अपने विशेष अधिकारों का गलत उपयोग करती थी। वही चीज यहाँ पे आ जाती है। भारतीय लोगों को सत्तावादी शासन का थोड़ा अनुभव आपातकाल के दौरान हुआ था, 1975 से 77 के दौरान, जब 18 महीने तक आपातकाल लगा था। ये चीजें आती हैं। सत्तावादी शासन का परिणाम होता है मौलिक अधिकार का हनन होता है, भागीदारी की लहर उत्पन्न हो जाती है, सामाजिक आंदोलन की शुरुआत होती है, महिला आंदोलन होते हैं, बहुत सारे पर्यावरण आंदोलन होते हैं, मानवाधिकार एवं दलित आंदोलन सामने आते हैं। ये मेनली परिणाम होते हैं सत्तावादी शासन के। ठीक है, नागरिक समाज की बात आ जाएगी तो ये छोटे छोटे पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। नागरिक समाज के द्वारा उठाए गए मुद्दे क्या है, तो बेसिकली मुद्दों में आ जाता है जनजाति की भूमि लड़ाई के बारे में, पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में, मानव अधिकार और दलितों की हक की लड़ाई के मुद्दे के बारे में, नगरीय शासन के साधन के बारे में, स्त्रियों के प्रति हिंसा और बलात्कार के विरुद्ध अभियान चलाए जाते हैं। ये चीजें गंदी वस्तुओं को हटाने के विरुद्ध में अभियान, अधिकारियों के लिए अभियान, प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुधार, दलितों की भूमि का वितरण, ये कुछ कुछ पॉइंट है। सूचना अधिकार अधिनियम आया था बच्चों 2005 में। इसमें क्या था, लोगों के उत्तर देने के लिए राज्य को बाध्य करना सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में आया था। यह अधिनियम भारतीय संसद के द्वारा एक ऐसा कानून है जिसके तहत भारतीयों को सरकारी अभिलेखों तक पहुंचने का अधिकार दिया गया। ठीक है, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना के लिए अनुरोध कर सकता है और उस प्राधिकरण से यह आशा की जाती है कि वह शीघ्रता से यानी कि 30 दिन के अंदर उसको उत्तर देना होगा। सूचना अधिकार 2005 के अधिनियम के लाभ क्या हुए, तो इस अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति सरकार से धन के आवंटन, कर की मांग कर सकता है और निधि दस्तावेज की प्रतिलिपि भी मांग सकता है, फोटोकॉपी। विभिन्न परियोजनाओं के लिए धन आवंटित किए जाने के बारे में लोगों को जानकारी प्राप्त करने का भी अधिकार होता है। ठीक है, दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार होता है, दस्तावेज कार्यों को और बिलों का निरीक्षण कर सकता है, कार्यों की सामग्रियों और प्रमाणिकता को नमूने का अधिकार होता है। ये चीजों, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं एक बार, जिससे एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, जैसे दिया गया है कि सांस्कृतिक विविधता का उदाहरण होता है सबसे ज्यादा भारत है। अब से क्योंकि संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 29 और 30। सत्तावादी शासन के दौरान निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो इस समय भाषा की स्वतंत्रता होती है, यह गलत है। ठीक है, डैश अधिनियम 2005 के 5 ऐसा कानून है, सूचना का अधिकार है। एक डैश लोकतांत्रिक राज्य का विपरीत होता है सत्तावादी, जो कि पढ़ लिया था हमने। एमसीक्यू आइए देख लीजिए। जैसे विविधता शब्द असमानता की जगह हम किसको उपयोग कर सकते हैं, अंतर को। सांस्कृतिक विविधता डैश प्रस्तुत करती है चुनौतियां। राज्य एक ऐसा निकाय है जो एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत एक अधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है, ये कहते हैं मैक्स वेबर। वर्तमान में भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, तो दूसरे। सन 2000 में कौन सा राज्य बना था, सभी को पता है, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखंड, सभी के सभी बने। निम्न से कौन सा भारतीय संविधान का प्रमुख शिल्पकार कौन है, तो शिल्पकार थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, वह आक्रामकता जो राजनीतिक विचारधारा से धर्म से जुड़ी होती है वह कहलाती है सांप्रदायिकता। कौन से अधिनियम लोगों को उत्तर देने के लिए राज्य को बाधित करते हैं, सूचना का अधिनियम। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकरण को बाधक है, तो सांप्रदायिकता। भीमराव अंबेडकर ने कौन से धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म को। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, फर्स्ट बुक हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। टोटल हमने पूरा का पूरा सिलेबस एक ही वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ पे हमारा जो आज का ये वीडियो है, ठीक है, जिसमें हमने आपको समझा दिया आपकी फर्स्ट बुक का, एक सेकेंड, हाँ, आपके जो एक सेकेंड फर्स्ट बुक है ना, हाँ, ये जो फर्स्ट बुक थी आपकी, ठीक है ना, इसका पूरे का पूरा जो आपका कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, अब आप सभी ने वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, एक सेकंड, लाइक तो अच्छे से लिखता है भाई, हाँ, लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करिए। ठीक है, बाकी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। आपकी जो भी सेकंड बुक बचती है, ठीक है, ये रही आपकी सेकंड बुक। ठीक है, सेकंड बुक का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ, तो उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।